तो क्या चल रहा था? हॉब्स का रिलीजन, यानी हॉब्स धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। धर्म को किसके अंडर में रख दिया? स्टेट के अंडर में। इसका मतलब कि स्टेट का रोल रिलीजन के मामले में क्या हो जाएगा? सेकुलर। यानी स्टेट, देयर इज नो सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिलीजन। ठीक। अब हॉब्स के को लेकर या हॉब्स का जो इंपॉर्टेंस है, आर यू एग्री यूटिलिटेरियनिज्म, क्या सहमत हैं उपयोगितावादी विचारक था? यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का मेजर कंसेप्ट है, लिख लो, दो संप्रभु शक्तियां सुख और दुख से संपूर्ण विश्व शासित होता है। द टू सॉवरेन पावर, प्लेजर एंड पेन, गवर्न्ड बाय वर्ड। ये यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है। कोई चीज यूजफुल है और यूजलेस है, दो चीजें। ठीक। यूजफुल है या यूजलेस है, डिपेंड करता है कि वो प्लेजर दे रहा है या पेन दे रहा है। यानी मीन्स कोई भी वस्तु आपके लिए सुख है या आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये डिपेंड करेगा कि वो सुख देता है कि दुख देता है। हॉब्स बेंथम कहता है कि वह वस्तु आपके लिए उपयोगी होगी जो आपके सुखों में वृद्धि करे, इंक्रीज द प्लेजर। और वह व्यक्ति उन चीजों से दूर हटता है जो आपको दुख, जैसे गर्मी के दिनों में आग आपको दूर हटाती है, जाड़े के दिनों में वही आग आपके लिए यूजफुल है। यानी मीन्स कि किसी भी वस्तु की मापदंड प्लेजर और पेन पर है। अब इस कंसेप्ट थोड़ा सा आगे हम यूटिलिटेरियनिज्म को बता देते हैं कि जिसके कारण हमको और समझाने में आसानी हो। दूसरी बात कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन आर क्वांटिटी बेस, नॉट क्वालिटी बेस। यानी मीन्स सुख और दुख में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता है। ठीक। अब समझ लो, 2a + 4b + 6c + 8d, इसको जोड़ो, कितना हो गया? 6 4 10 20, a b c d। ठीक। और एक कंसेप्ट बनेगा यहां पर 2a + 2b + 3c + 4d। ठीक। दो कंसेप्ट हैं, दो आंसर हो रहे हैं इसका। ये क्या है? ये है क्वांटिटी। ठीक। ये है क्वालिटी। जैसे काऊ, बफेलो, गोट, सबके मिल्क वाइट है, लेकिन सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सबको मिलाया जा सकता है। बेंथम कहता है कि सबकी क्वालिटी एक जैसी है। पढ़ाई में भी नशा होता है, तो नशा क्यों नहीं पाल लेता है तुम लोग? समझ रहे कि नहीं? यानी मीन्स कि प्लेजर और पेन, लेकिन मिल कहता है, मिल यहां पर मिल जो बेंथम का स्टूडेंट रहा है, वह कहता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी बेस भी डिफरेंस है और क्वांटिटी बेस भी है। ठीक। अब हर व्यक्ति अगर सुखों से प्राप्त करना चाहता है, सुखों को प्राप्त करना चाहता है, तो वो वस्तु उपयोगी है। यानी सुख, यानी प्लेजर इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैन, इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैन। क्लियर? तो अगर प्लेजर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मैन है, तो बेंथम में, हॉब्स में यह चीज कहां है? कैसे डिफाइन करोगे कि आर यू एग्री हॉब्स वाज द फर्स्ट यूटिलिटेरियनिज्म थिंकर? हर व्यक्ति
सुख और दुख के पीछे भागता है कि नहीं? तो गवर्न किससे होता है, निर्देशित किससे होता है, डायरेक्शन किससे लेता है? व्यक्ति वही काम करता है ना जिससे कि उसे सुखों में वृद्धि हो। वह काम तुम करते हो जिससे कि दुख भी मिलता रहे, फिर काम करते रहो। तो संप्रभु, तो इनडायरेक्टली उसके ऑर्डर को तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं? और संप्रभु का आदेश भी तो यही है ना, उसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे ना। दो संप्रभु शक्तियां, तो सुख और दुख दो हैं कि नहीं है? द टू सॉवरेन पावर, ये लिखा है ना, यानी प्लेजर एंड पेन इज द सॉवरेन पावर। डिक्टेटर मोनर्की भी राइट टू लाइफ के लिए आवश्यक है। ये नहीं समझ में आ रहा है? निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी जीवन की सुरक्षा उससे बनी है, ये सुख नहीं है उसका। व्यक्ति उस लेवियाथन की निरंकुशता को क्यों स्वीकार कर रहा है? तो वो निरंकुश शासन भी उसके लिए यूजफुल है कि नहीं है? बताओ। ठीक। दूसरी बात, अधिकारों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट, अपना व्यक्ति सब कुछ दे रहा है। किस लिए दे रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो अगर अधिकारों को सब कुछ दे रहा है, अधिकारों की स्थिति सब कुछ दे रहा है, तो उन स्थितियों के आधार पर, उन स्थितियों को लेकर क्या स्थिति बनेगी, क्या सिचुएशन बनेगी? भाई हम अपना सब कुछ दे रहे हैं सिर्फ इसलिए ना कि देने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। तो हमारे लिए देना यूजफुल है कि नहीं है? ये स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। ये लेकर फ्रस्ट्रेशन मत लेना कि क्यों नहीं आ रहा है, ये कभी भी मत सोचना। बस मैं ये सब डायमेंशन इसलिए उठा रहा हूं जिसके कारण आपके सोच का दायरा बढ़े, क्योंकि ये कोई डिपेंडेंट नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए। क्वेश्चन जब भी पूछेगा कहीं से न कहीं से कंपैरेटिव क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा। समझ हो कि नहीं? जब कंपैरेटिव क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा यानी दूसरे क्वेश्चन को जोड़ेगा। अब जैसे मैंने तुम लोग से बताया कि हॉब्स, प्लेटो ने जो फिलोसोफर किंग की थियरी दी, वह थियरी एलीट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का मतलब लोकतंत्र का मतलब कि रूल ऑफ पब्लिक, यानी जनता का शासन। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में जनता शासन कहां करती है? शासन तो कुछ ही लोग करते हैं, और शासन वही लोग करते हैं जिनके पास शासन करने की क्वालिटी होती है, शासन करने की योग्यता होती है। तो प्लेटो भी क्या सबको शासन करने का अधिकार दे रहा है? कैपेबल पर्सन को ही शासन करने का अधिकार दे रहा है ना, कैपेबल पोजीशन को ही देख रहा है ना। यानी शासन इसीलिए क्या कहता है कि शासन उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनमें शासन करने की कला हो या योग्यता हो। तो एक कंसेप्ट मैंने तुम लोग को बताया था कि जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का शासन है। और वही कुछ लोग, जैसे एलीट क्लास का मतलब क्या है? एलीट क्लास इज द माइनॉरिटी क्लास ऑफ द सोसाइटी। जैसे ये सोसाइटी है, ठीक? सोसाइटी में को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक कैपेबल पर्सन और दूसरा नॉन कैपेबल। ठीक? कैपेबल पर्सन हमेशा माइनॉरिटी में होता है, और ये कैपेबल सोशल, इकोनॉमिकल, हर फील्ड में, रिलीजन, एजुकेशन, हर फील्ड में। ठीक? अब नॉन कैपेबल पर्सन जो होता है वह है मेजोरिटी में, वह मेजोरिटी में होता है। जैसे बहुत से साधु महात्मा हैं, लेकिन शंकराचार्य तो चार ही है ना, वह क्या हो गए? कैपेबल। और बहुत से साधु क्या हो गए? व्यापार बहुत लोग करते हैं, लेकिन अंबानी अडानी क्या है? कैपेबल है, तो वो क्या हो गए? माइनॉरिटी क्लास। ठीक? अब ये इसको कहता है मोस्ट एलीट क्लास में लिख लो विशिष्ट वर्ग, अभिजन, विशिष्ट अभिजन, विशिष्ट अभिजन। ठीक?
इसके नीचे लिख लीजिए पैरेटो, 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 मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, सी राइट मिल, सी डब्ल्यू मिल्स, मैनहाइम। ठीक, ये थिंकर है। तो जब थियरी आएगी तो मैं बात करूंगा, जब डेमोक्रेसी की थियरी है आएगी तो इसका बात कर। लेकिन एक चीज मैं तुमको समझा दे रहा हूं यहां पर। सोसाइटी हो गई, तो ये हो गया एलिट क्लास, ये क्या हो गया एलिट, और ये हो गया नॉन एलिट, एलिट एंड नॉन एलिट, एलिट एंड नॉन एलिट। ठीक, अब इस एलिट क्लास को दो भागों में डिवाइड किया जाता। ठीक, एक है गवर्निंग क्लास, एक क्या है गवर्निंग क्लास, और दूसरा है नॉन गवर्निंग क्लास। गवर्निंग क्लास, अब जो गवर्निंग क्लास है जानते हो क्या है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल एलिट, और इसको कहेंगे नॉन पॉलिटिकल एलिट। यानी मीन्स कि ये सभी, अरे सोसाइटी के हर सेक्टर में, हर सेक्शन में, ये सोसाइटी की बात हो रही है। हर सोसाइटी में, हर समाज में, जितने भी समाज के लोग हैं, हर समाज में एक कैपेबल और नॉन कैपेबल लोग बैठे रहते हैं, ऊपर के लोग हैं। नहीं ऐसे आप लोग स्टूडेंट, हमारा क्लास दूसरा है, हम टीचरों के क्लास में आएंगे, समझ रहे हो। तुम स्टूडेंट के क्लास में कुछ स्टूडेंट कैपेबल होंगे, कुछ नॉन कैपेबल होंगे, कुछ टैलेंटेड होंगे, कुछ नॉन टैलेंटेड होंगे। एलिट नहीं, वो पॉलिटिकल एलिट है। समाज, एक समाज है, जैसे मान लो ये सोसाइटी है, ठीक, इस सोसाइटी में एक क्षमतावान व्यक्ति, उस समाज के कुछ क्षमतावान व्यक्ति होंगे, कैपेबल होंगे, जिनका महत्व हमेशा समाज के ऊपरी लेवल पर होगा। ठीक, क्लियर। अब सुनना, यह थियरी आती है 1969 में, 1970 यूएस में आती है। अब प्लेटो की थियरी है 427 बीसी में, यानी लगभग 2300-2400 का डिफरेंस है, समझ कि नहीं। अगर 2300-2400 वर्ष का डिफरेंस है, तो इन दोनों क्वेश्चन को मिलाकर वो क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये कह सकते हो ना कि जो थॉट आज एलिट क्लास के रूप में आया, जिसमें एलिट क्लास कहता है कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे रूल ऑफ पब्लिक कहते हैं, वो एक्चुअल में रूल ऑफ पब्लिक नहीं है, बल्कि रूल ऑफ सम पर्सन है, सम पर्सन। अब जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं तुम लोग को समझाता हूं, हम वोट देने जाते हैं, तो हम वोट देने के माध्यम से कैपेबल और नॉन कैपेबल का सिलेक्शन करते हैं कि कौन बंदा कैपेबल है और कौन सा किसको हम वोट दें, जिसके पास वो कैपेबल हो और किसके पास वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो इन स्थितियों को लेकर, इन सिचुएशनों को लेकर वह पोजीशन स्थापित की जा रही। क्लियर। तो बेसिक चीज तो यही है। तो अब प्लेटो फिलॉसफर किंग की बात करता है, ठीक। एनीमीज फिलॉसफर किंग का मतलब कि शासन उन्हें करना चाहिए जो योग्य है। तो योग्य क्या होंगे? कैपेबल पर्सन। और कैपेबिलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेटो अगर चलते हैं तो कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? जो हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ना सोचकर सोशल इंटरेस्ट में सोचे, है कि नहीं? क्योंकि अब जैसे जस्ट लाइक, ठीक, तो वही चीज यहां पर स्थापित की जा रही है, वही चीज यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चन किसी एक थिंकर को रिलेट करके नहीं रह गए। अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो किसी एक क्वेश्चन को रिलेट करके नहीं बनेगा, कभी कभी दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन को मिला के आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे कि कहां से क्या पॉइंट उठाया जाए कि वो क्वेश्चन को रिलेट कर जाए। जैसे मैंने पूछा, आर यू एग्री हॉब्स वाज द फर्स्ट यूटिलिटेरियनिस्ट थिंकर। और यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म क्या है?
प्लेजर एंड पेन, यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता क्या है। जैसे यार सीधी सी बात, गर्मी में नहाने की इच्छा करती है तो वह उपयोगी है, जाड़े में नहाने की इच्छा नहीं करती क्योंकि दुख देता है, वह अनुपयोगी है कि नहीं। अगर यही पंखा हमको ठंडी दे तो हमारे लिए यूजलेस है। एसी हमारे लिए गर्मी के लिए उपयोगी है लेकिन ठंडी के लिए क्या है, यूजलेस है। यानी किसी भी वस्तु का इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है कि वह आपके प्लेजर में कितना इंपॉर्टेंट दे रहा है। अगर हर व्यक्ति प्लेजर को लेकर चल रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा, गुड, सेल्फिश हो जाएगा, सेल्फिश होगा, ठीक। और जब सेल्फिश होगा तो समाज में अराजकता आ जाएगी। जैसे पिग समझ रहे हो, सुअर को गंदे पानी में लेटने से जो सुख मिलता है उसे समाज के अन्य लोगों के दुख से कोई चिंता नहीं है। इसलिए बेंथम के इस थॉट का क्रिटिसिज्म करके ब्रिटेन में बेंथम के थॉट को कहा गया। अब इस पिग फिलॉसफी का जब क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब मिल इस क्रिटिसिज्म को निकालना चाहता, अमेंडमेंट करता है बेंथम के थॉट में, और तब कहता है कि प्लेजर और पेन में सिर्फ क्वांटिटी डिफरेंस नहीं होता है बल्कि क्वालिटी डिफरेंस भी होता है। हर व्यक्ति सिर्फ प्लेजर के लिए काम नहीं करता। बेंथम के अकॉर्डिंग है कि हर व्यक्ति जो भी काम करेगा सिर्फ प्लेजर के लिए काम करेगा। मिल के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो काम करेगा वो प्लेजर के लिए नहीं काम करेगा। वो जानता है कि इस काम करने से मुझे दुख मिलेगा, फिर भी वो करता है। जैसे एक आज्ञाकारी बालक अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते समय जो फिजिकली कष्ट होता है, उस कष्ट को इग्नोर करके जो स्पिरिचुअली सेटिस्फेक्शन मिलता है उस पर काम करता है। बेंथम के अनुसार तो नहीं करना चाहिए। देश का जवान सीमा पर युद्ध करते समय जो उसे दुख मिलता है उसके आधा, बेंथम के थॉट के अकॉर्डिंग तो वो युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करता है। इसका मतलब कि सिर्फ प्लेजर ही किसी काम का मापदंड नहीं है, समझ लो। सुख ही केवल मापदंड नहीं है स्थापित करता है, सुख और दुख दोनों। इसलिए बेंथम ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और जब बेंथम ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को, वह जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ब्रिटिश सोसाइटी में बेंथम के थॉट को, उस क्रिटिसिज्म से अपने गुरु को बचा लिया। और यही कहा जाता है कि यह ब्रिटिश सोसाइटी में जो आलोचना की जा रही थी बेंथम के फिलॉसफी को लेकर, पिग फिलॉसफी, और मिल ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट करने के बाद जब उसमें संशोधन कर देता है, उसमें संशोधन की स्थिति को हटा देता है, तो कहा जाता है कि मिल द्वारा अपने गुरु को दी गई सबसे अच्छी गुरुदक्षिणा थी, ठीक, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट किया उसने। और बेंथम के अनुसार प्लेजर और पेन में सिर्फ डिफरेंस किसका है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिफरेंस के साथ साथ क्वालिटी डिफरेंस भी है, और जब क्वालिटी डिफरेंस है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में वह स्थिति अपने आप में कैपेबल है। अब समझ में आ गया। तो बेंथम के लिए हॉब्स यूटिलिटेरियनिस्ट थिंकर है कि नहीं है, यानी निरंकुश शासन लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए बेंथम इनडायरेक्टली उपयोगितावादी विचार का क्या करता है, समर्थन कर। राइट टू रिवोल्यूशन भी यूजफुल है, राइट टू रिवोल्यूशन भी क्या है, यूजफुल है। इसलिए तो देख रहे थे तो ये एक पॉइंट छूट रहा था, तो ये आपका बेंथम हॉब्स खत्म होता है।